आपका संडे वाला वन शॉट, और उस वन शॉट के होते ही आपके लिए भाई प्रैक्टिस के लिए ले आए हैं हम एमसीक्यूज। अच्छा, कई बच्चे जो कह रहे हैं कि मैम सब्जेक्टिव तो बेटा सब्जेक्टिव चल रहे हैं, हमने चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव किए थे टॉप 5, उसके हमने चैप्टर 2 के भी सब्जेक्टिव किए थे, ऐसे ही सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, पूरी तैयारी करवा रहे हैं, आपको चिंता मत करो। पर देखो एफर्ट्स और मेहनत तो आपको भी डालनी पड़ेगी, और आपको बहुत जानकर अच्छा लगेगा कि बिहार बोर्ड वालों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो एनसीईआरटी के नहीं होते हैं, और मैं एक्स्ट्रा में करवाती हूँ वही क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट बताती हूँ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में किए हैं, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट टाइप पे बन के आए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज भी आपको कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यूज जहां से मैंने लिए हैं वहां पे आपको लगेगा कि हाँ मैम ने हमें एक्स्ट्रा पढ़ा के कोई गुनाह नहीं कर दिया भाई एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके। तो चलिए, पहला वाला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो है यूरे मिलर, जिसको हम मिलर यूरे भी कहते हैं, तो क्योंकि ज्यादातर जवान पे हमारे जो है यूरे मिलर ही बैठा होता है। तो मिलर यूरे प्रयोग में किस गैस का मिश्रण फ्लास्क के अंदर डाला गया था? मीथेन, अमोनिया, CO2, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया तथा नाइट्रोजन, और CO2, नाइट्रोजन तथा जलवाष्प। बताइए किस गैस का मिश्रण जो है उन्होंने लिया था? जल्दी से बताएंगे, अगर साथ साथ देते जाए आंसर तो थोड़ा सा आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए काम इजी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखो ऑप्शंस तो है, देखो बोला है गैसेस कौन सी ली थी, तो जनरली जो उन्होंने गैसेस ली थी वो कौन सी ली थी? अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये ली थी, और जलवाष्प को बाहर से एंटर करवाया था, है ना, उबाल के। लेकिन यहाँ पे मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसीलिए फिर हमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट की तरफ चले हम, तो मिलर यूरे प्रयोग द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अमीनो अम्ल तैयार किया गया था? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 18 दिन तक, 20 दिन तक वो एक्सपेरिमेंट चला, तो उन्हें क्या मिले थे? अमीनो एसिड्स मिले थे अंदर, और वो अमीनो एसिड्स कौन से थे? प्रोलीन और सीरीन, एलाइनिन और ग्लाइसिन, और सीरीन और ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे 3 उन्हें अमीनो एसिड्स मिले थे, एक तो मिला था एलिनिन, दूसरा ग्लाइसिन, और तीसरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस्पार्टिक। नेक्स्ट लेते हैं हम, याद रखिए तीनों के नाम मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोस्फीयर, ये हमने एनसीईआरटी में नहीं दिया, हमने इसको एक्स्ट्रा में मैंने आपको पढ़ाया था, वन शॉट में भी जानबूझ के बताया है। देखो यहाँ पे ये बिहार वाले जो एमसीक्यूज आते हैं मॉडल पेपर के, उसमें से देखा है मैंने। माइक्रोस्फीयर नामक नाम किसने दिया था? सिडनी फॉक्स ने, ओपेरिन ने, मिलर ने या यूरे ने? तो हमने जब जीव या आग कोशिका की उत्पत्ति की बात की थी तब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 साइंटिस्ट थे, ओपेरोन और सिडनी फॉक्स। तो सिडनी फॉक्स ने क्या किया था भाई? माइक्रोस्फीयर नामक चीज दी थी। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने क्या किया था, पहले प्रोटीन डाला था और फिर बाद में वसा ऐड की थी। तो उन्होंने देखा कि प्रोटीन और वसा जो है मिलकर एक मेम्ब्रेन जैसी संरचना बना ली है बाहर, और यहीं से उन्होंने बताया था कि भाई इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होगा। ओपेरिन ने भी दिया था एक इसी से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि नीचे क्वेश्चन है वहां पे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट है मिलर यूरे द्वारा दिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात कितना था? एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, हमने किया है भाई। कितना था? तो 2:1:2 था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट है पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में भी मिले हैं। ठीक है, कौन से थे भाई? अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में किसके मिले हैं जीवाश्म? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडर या होमो सेपियंस? तो किसके मिले हैं? अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में, और वो हमें मिले हैं, आई होप आपने जवाब दे दिया होगा, और वो है निएंडरथल के। नेक्स्ट है ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया था?
ब्रह्मांडवाद, जिसको हमने कहा था कि वही आजकल की जो मूवीज आती है कि कोई उड़ के एलियन जो है यहाँ पे आया होगा, तो युग्मक, बीजाणु, विषाणु या बीज किससे आती है? तो आपको पता ही है कि भाई बीजांडवाद जो है, स्पेस वाला जो हमने थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बाहर से कोई पार्टिकल उड़ के आया था और इस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा था कोई बीजाणु था एलियन टाइप का, जिसको परमेस्पर्मिया भी कहा था, है ना, कुछ उसको यूनानी स्पर्मिया भी कहते हैं। तो स्पर्म जैसा या स्पोर जैसी कोई चीज आई थी और उसी से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक S.L. मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का प्रयोग किया था। वही जो मिलर और यूरे वाला एक्सपेरिमेंट है, क्या की थी भाई? ये जलवाष्प थी, मीथेन थी, अमोनिया थी और साथ में क्या था? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं, सीधा सा सिंपल सा आंसर है और वो थी क्या? हाइड्रोजन। ये 4 चीजें उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ली थी। नेक्स्ट की तरफ, स्वतः जननवाद, जिसको हम स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी कहते हैं, का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से मानी गई है या माना गया था, को जीवाणु के संदर्भ में किसने खारिज किया था? जो स्वतः जनन उत्पत्ति वाला सिद्धांत था, जिसमें ये कहा गया था कि जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं, फ्रांसिस रेड्डी ने जो प्रयोग किया था जीवात जीवोत्पत्ति वाला, और हमारे जो हेलमोंट थे उन्होंने वो पसीने वाला बताया था, तो उसको खारिज करने का काम किसने किया था? जब उन्होंने बताया कि भाई जीवन से जीवन उत्पन्न होता है, जीवाणु से ही जीवाणु बनता है, स्वतः जननवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। किसने बताई थी? तो भाई फ्रांसिस रेड्डी वाले प्रयोग में हमने पढ़ा था कि फ्रांसिस रेड्डी के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक प्रयोग किया, वो थे लुईस पाश्चर। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया था वो यू शेप की जो हमारी स्वान वाली ट्यूब वाला, कि अगर यहाँ पे भाई वायु के साथ बैक्टीरिया आए थे और उन्हीं ने नए बैक्टीरिया को जन्म लिया, ऐसा स्वतः उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्वतः जननवाद को खारिज करने, जीवाणुओं के माध्यम से खारिज करने का काम लुईस पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट है कोसरवेट। ठीक है, कोसरवेट के प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा नाम दिया गया? जो बच्चों ने क्लास नहीं लिए मेरी, उनको ये नए नए शब्द लग रहे होंगे। भाई ओपेरिन, फिशर, हेक्सेले, जैकब मोनार्ड और यूरे मिलर। तो भाई अभी बात की मैंने, आंसर आप दे देंगे। कोसरवेट थ्योरी क्या थी? तो अभी हमने बात की कि सेल कैसे उत्पन्न हुई थी, इसके लिए 2 हमने चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने सिडनी फॉक्स वाला पढ़ा था, माइक्रो वाला, और दूसरा हमने ओपेरिन का पढ़ा था। और ओपेरोन ने क्या कहा था? कोसरवेट थ्योरी दी थी। उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने प्रोटीन और फैट को डाल के रखा था थोड़े टाइम के लिए, और फिर उन्होंने देखा कि प्रोटीन और फैट ने क्या किया है, एक झिल्ली जैसी संरचना बना ली है, और यहीं से उनके दिमाग में ये चीज आई कि इसी तरह सेल भी निर्मित हुई होगी। तो ओपेरिन ने जो है कोसरवेट थ्योरी दी थी, और दूसरी थ्योरी सिडनी फॉक्स ने दी थी। ठीक है, माइक्रो वाली, माइक्रोस्पोरिल वाली। नेक्स्ट की तरफ चलें, कौन अमर है? जनन कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, वृक्क कोशिकाएं या तंत्रा कोशिकाएं? ठीक है, कौन सी सेल्स हमेशा अमर रहती है? जर्मिनल, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स या न्यूरल सेल्स? तो आपको पता है भाई यकृत सेल्स, लिवर सेल्स तो भाई मर जाएंगी तो मर जाएंगी, वृक्क सेल भी डेड हो जाएंगी तो डेड हो जाएंगी, लेकिन जर्मिनल सेल्स तो भाई जब भी खत्म होगी। जर्मिनल सेल्स किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी ना किसी युग्मक का निर्माण होता है। जर्मिनल सेल्स कहाँ होती है भाई? आपके स्पर्म में है, स्पर्म फॉर्मेशन में, टेस्टिस के अंदर है, यूट्रस के अंदर जो हमारे ओवरी है, ओवरी के अंदर है जहां से एग बनता है। तो जर्मिनल सेल्स बनाने वाली तो भाई खुद जरूर विभाजित हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो अगली कोशिका को जन्म देती है अपनी ही सेल से, अपने ही न्यूक्लियस से, और ये तो सारी डेड हो जाएंगी, ये नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो जनन कोशिकाएं अमर रहती है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा था। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? भाई कौन था जिसने कहा कि स्थल पे अतिरिक्त उत्पत्ति हुई है, मतलब नए जीव की उत्पत्ति जो है वो किसी अतिरिक्त चीज से हुई है? कैटेस्ट्रॉफिज्म, जाति निर्माण, पैंस्पर्मिया या स्वतः उत्पत्ति? देखो, स्वतः उत्पत्ति तो क्या कहती है? अपने आप उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहती है, पर हम तो कह रहे हैं कि भाई किसी चीज के साथ
कोई एक्स्ट्रा चीज थी जो धरती पे आई थी और वहां से जीवों की उत्पत्ति, और ये कौन बताता है? पेंसपर्मिया बताता है, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि कोई बीजाणु आया, कोई एलियन जैसा जीव आया होगा, बीजाणु आया होगा, जिसको हमने पेंसपर्मिया कहा, उसकी वजह से यहाँ पे जो है नए जीवन की उत्पत्ति हुई, अतिरिक्त चीज आई कोई स्थल पे। नेक्स्ट है स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है, क्या बताता है? रासायनवाद, अजीवात उत्पत्ति मत, जीवात उत्पत्ति मत या पैनजेनेसिस, क्या बताता है भाई? स्टैनले मिलर किस पे बेस्ड है? तो स्टैनले मिलर ने क्या कहा कि जीवन की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के संयोजन से हुई है, जिसपे उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। तो भाई वो रासायनिकवाद को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है, कीमो जेनेसिस जिसको हमने कहा, ठीक है, कि रासायनिक पदार्थों से हुई है। नेक्स्ट है फिलोसॉफिक जूलॉजी की पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? लेमार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने या डी व्रिज ने? किसने लिखी थी भाई ये वाली पुस्तक? ये तो मुझे लगता है आपने 10th में भी पढ़ा होगा। फिलोसॉफी जूलॉजी की पुस्तक जो है आपका आंसर आ गया होगा और वो है लेमार्क ने। अच्छा, मैं देख रही हूं आपके जो आंसर्स आते हैं, कई बच्चों के आंसर्स रॉन्ग निकल रहे हैं, है ना, और मुझे लगता है कि वो आंसर्स रॉन्ग नहीं निकलने चाहिए जो सिंपल हैं। जैसे कल वाले जो एमसीक्यूज हमने किए, कल मींस इन द सेंस मींस लास्ट हमने चैप्टर 6 के जो एमसीक्यूज किए थे, वहां पे जो भी बच्चे आंसर्स दे रहे थे, काफी बच्चों के आंसर्स जब मैंने देखे तब गलत थे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मुझे लगता है कि मेरी क्लास से जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसके वो आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और स्पेशली जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो एमसीक्यूज पे ध्यान दे ही दे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे मस्त मस्त एमसीक्यूज आए, और बिहार बोर्ड वाले जो पेपर में देख रही हूँ वहां पे तो हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ है उसके अंदर। और हाँ, एक स्पेशल बात जो आपको बतानी है कि अभी जो मॉडल पेपर आपने किया बिहार बोर्ड का, उसको मैंने जब 2014 वाला मॉडल पेपर देखा, नहीं 2014 में जो बच्चों का पेपर आया था, एक्चुअल एग्जाम पेपर था, उससे काफी क्वेश्चंस उसमें सेम थे। मतलब मॉडल पेपर के अंदर 2014 में जो एग्जाम हुआ था बिहार के, उससे सेम क्वेश्चंस थे बहुत सारे, स्पेशली शॉर्ट टाइप के। तो ये थोड़ा सा बिहार वाले बच्चे पुराने मॉडल पेपर को जरूर देखें, क्योंकि काफी क्वेश्चन उसमें सेम आ रहे हैं। और देखो वो वाट्स एंड क्रिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, उनमें से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? वॉन बेयर द्वारा, डार्विन द्वारा, हेकल द्वारा या अरस्तु द्वारा? किसने दिया था भाई पुनरावृत्ति? ये भी हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, याद दिलाती हूं मैं। हमने जब भ्रूण का अध्ययन किया था कि भ्रूण हमें विकास कैसे बताते हैं, उसके जस्ट बाद हमने ये टॉपिक लिया था पुनरावृत्ति। मैंने आपसे कहा था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हिकल या हैकल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रिकैपिटुलेशन थ्योरी। उन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्ति विकास है, व्यक्तिवाद जो है वो जातिवाद को क्या देता है? व्यक्तिवादी विकास जातिवाद के विकास को बताता है, मीन्स ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऐसा उन्होंने कहा था कि जब हम हमारे सबके भ्रूण को देखते हैं तो हमें उनके भ्रूणों में हमारे विकास की चीजें दिखाई देती हैं। देखा था हमने कि हमारा इंसान का जो भ्रूण है वो मछली के भ्रूण से काफी मिलता है। तो किसी व्यक्ति का जब हम विकास देखते हैं, जैसे इंसानों का भ्रूण हमने यहाँ पे देखा था, तो वो हमें बताता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके भ्रूण से हमारा भ्रूण मिलता है। तो व्यक्ति विकास क्या है इसका सिद्धांत? व्यक्तिवाद व्यक्तिवृत्ति विकास जातिव्रत विकास को बताता है, विकास को बताता है, ठीक है। ये उनका क्या था? सिद्धांत था। ये सिद्धांत का मेन पॉइंट था, और उस सिद्धांत का क्या नाम था? पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे हम कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये स्टेटमेंट से मैंने आपको याद कराया था। तो ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में या कहीं ना कहीं जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक
संरचनाओं को कोसरवेट नाम दिया था? ये तो आप बता देंगे अब, ठीक है, क्वेश्चन गया अभी। ओपेरिन द्वारा, हेल्डन द्वारा, डार्विन द्वारा या इन सभी के द्वारा? अभी जस्ट हमने बात की कि कोसरवेट थ्योरी जो है वो किसने दी थी? ओपेरोन ने। ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सबसे प्रारंभिक जीव कौन से हैं? रासायन पोषी, रासायन विषम पोषी, रासायन स्वपोषी और स्वतः उत्पन्न होने वाले। ये इंपॉर्टेंट है, जिसने अच्छे से क्लास समझी है, देखी है, वही इसका जवाब दे पाएगा। भाई सबसे पहले प्रारंभिक जीव कौन से थे? तो इन ऑप्शंस में से हमने बात की थी कि सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक जीव थे वो पृथ्वी पर आए थे, और वो प्रोकैरियोटिक क्या करते थे? सनलाइट का यूज नहीं करते थे, वो कीमो जो है हेट्रोट्रॉपिक प्रकार के थे, यानी कि क्या करते थे? वो रासायनिक पदार्थों का यूज करके जो है क्या करते थे? अपने भोजन का निर्माण करते थे। तो वो कैसे थे? रासायनिक विषम पोषी थे, रासायनिक विषम पोषी थे, ये हमने क्लास के अंदर बात की थी। तो बी वाला आंसर जो है हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चार्ल्स डार्विन वाला प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? HMS ईगल, HMS बीगल, HMS रीगल या HMS टाइटेनिक? भाई टाइटेनिक सबको याद है, लेकिन हमें पता है कि वो क्या था? बीगल था, ठीक है। बीगल नाम बताया था, उसका पूरा नाम क्या है? HMS। तो एक बार इसका पूरा नाम भी देख ले, HMS बीगल नाम का जो जहाज था उस पे गए थे। कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है? ठीक है, अभी वाला अभी थोड़ा सा आपने मेरा सुन लिया होगा, तो इस आंसर को कर लेंगे। उत्परिवर्तन सिद्धांत, वंशागति सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत? तो अभी जस्ट हमने बात की कि व्यक्तिवाद जो है वो जातिवाद को या जातिवृत्ति विकास को बताता है। इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? एक और इसका स्टेटमेंट देख लो, व्यक्तिगत जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति, इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति सिद्धांत देते हैं। और ये किसने दिया था? हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? स्वतः उत्पादन से, विशिष्ट सृष्टिवाद से, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से या वातावरण की स्थिति से? बताओ भाई, जैव विकास किसको कहा हमने? जैव विकास की परिभाषा क्या दी थी हमने? कि धीरे धीरे होने वाले जीवों में विकास को जैव विकास कहते हैं। तो भाई ये जैव विकास ऐसे ही नहीं होता अचानक, ऐसा ही नहीं कि एक दिन हम मेंढक था, सोया था, उठा और उसने देखा कि वो पक्षी बन गया, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे विकास हुआ, करोड़ों सालों में। आपको टाइमलाइन याद है कि भाई कब तो पृथ्वी बनी थी, उसके है ना बिग बैंग हुआ था 20 मिलियन ईयर एगो, फिर पृथ्वी 4 मिलियन ईयर एगो बनी, फिर 2 मिलियन ईयर एगो हमारे पास जीव जैसी कोई चीज आई। तो भाई समय बहुत लगा, धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है, डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रण हुए? ठीक है, किसके कार्य से? अब ये प्रण ज्यादा है ना, इसको इमोशनल मत होना, इतना ये कहना चाह रहा है कि भाई किससे प्रभावित हुए वो, है ना। इसका मतलब क्या है? प्रभावित हुए। किससे प्रभावित थे वो? मॉथल्स, वैलस, एपिडोलेक्स और लेमार्क। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डार्विन जो है वो मॉथल्स से बहुत प्रभावित थे। ये कौन थे मॉल्थस? ये मॉल्थस क्या कर रहे थे? गणना कर रहे थे उस टाइम जनसंख्या की, मतलब गणना तो क्या कर रहे थे? जनसंख्या पर रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने कहा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लो, इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या जो है वो इस पैमाने पर बढ़ रही है, मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, डबल हुए जा रही है जनसंख्या, 8 से 16 ऐसे डबल की कैटेगरी में बढ़ रही है। जबकि खाना जो है वो 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है। तो जनसंख्या खाने के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और यहीं से डार्विन को ये थॉट आया कि प्रकृति में जो जीव होते हैं उनकी संतान उत्पत्ति दर इस तरह से चलती है, लेकिन उनमें जीवन संघर्ष होता है, जिसकी वजह से कुछ मर जाते हैं और तभी प्रकृति अपना संतुलन बना पाती है। ये वाली बात उनके दिमाग में वहां से आई थी। तो मॉल्थस से प्रभावित थे ये। नेक्स्ट है, जीवों का अनुकूलन होता है निर्मोचन, कायांतरण, वंशागत या उपार्जित? कैसा होता है भाई जीवों में अनुकूलन? कैसा होता है? तो हमें पता है कि अनुकूलन की जब हम बात करें, अडेप्टेशंस की, अडेप्टेशंस तो क्या होते हैं अडेप्टेशंस? तो भाई जीव जहां पर रहता है
उसके अनुसार अपने आप में कुछ आदतों का विकास कर लेता है, कुछ चीजों का विकास कर लेता है, कुछ बदल लेता है, और उसी को हम कहते हैं उपार्जित लक्षण, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो उसने जीवन में अनुभव किए होते हैं, उससे उसमें अर्जित होते हैं, उपार्जित, अर्जित किए हैं भाई उसने। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले। कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा से सहयोग देती है? पारजीवी जंतुओं का विकास, क्लोनिंग द्वारा डॉली बेड का उत्पादन, कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, अंग स्थानांतरण के लिए स्टेम कोशिकाओं से अंग विकास। बताओ, यहाँ जो है वो जैव विकास के प्राकृतिक चयन को बता रही है, वो भी डार्विन वाला। तो भाई डार्विन ने एक एग्जाम्पल दिया था कि कीट जो होते हैं वो दिन ब दिन प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। ऐसा मैंने आपको भी समझाया था कि देखो पहले जो मच्छर होते थे वो गुड नाइट लगाते थे तो भाग जाते थे, आजकल गुड नाइट के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं वो, है ना। क्यों? क्योंकि अब वो दवाई उनके लिए क्या हो गई है, बेअसर हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे अनुकूलन पैदा कर लिए, ऐसा विभिन्नताएं पैदा कर लिए कि अब वो दवाई उनको असर नहीं करती। ठीक है, अब वो उसके हैबिटेट हो गए। तो ये कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता, जो कीटनाशी आप डाल रहे हो अब उन पे कोई असर नहीं कर रहा, उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है उसके लिए। ठीक है, और ये क्यों हुआ? ये डार्विन की थ्योरी पर डिपेंडेंट है कि जीव जो है अपने आप को पर्यावरण के अनुसार चेंज करता रहता है जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट हैं? हमने कहा कि हम बंदरों से इतना नहीं मिलते, हम चिंपैंजी से ज्यादा मिलते हैं। क्यों? लिंग गुणसूत्रों में डीएनए, गुणसूत्र की आकारिकी, जीवाश्म अवक्षेप, ऑटोसोम और हेट्रोसोम के डीएनए। क्या हमने ऐसा देखा कि हम मान रहे हैं कि हमारा डीएनए जो है वो चिंपैंजी के डीएनए से मैच करता है? मैंने आपसे कहा था 99% डीएनए हमारा चिंपैंजी से मैच करता है। और वो कौन सा है? ऑटोसोमल भी है, मतलब नॉर्मल गुणसूत्र भी है, और हेट्रोसोम्स भी है, यानी कि अगर सेक्सुअल गुणसूत्र देखें हम, सेक्स लिंग, तो वो भी सेम है, दोनों है। खाली लिंक्ड वाले हैं, सेक्स वाले हैं ऐसा जरूरी नहीं है, सेक्सुअल क्रोमोसोम ही है। खाली नॉर्मल आकारिकी देख रहे हैं ऐसा भी नहीं है, जीवाश्म तो देख रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवाश्म तो भाई लंगूरों के भी हमसे ही मिलेंगे। तो ये चीज है जिसकी वजह से हम मान रहे हैं। हमने देखा भी था, अमीनो एसिड्स की संरचना भी देखी थी हमने कि मानव में 141 अमीनो एसिड्स हैं, है ना। वहीं चिंपैंजी में सिर्फ क्या अंतर है? चिंपैंजी में तो सेम है, और लंगूर और कपी में 2 और 3 का शायद अंतर है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। नेक्स्ट की तरफ चलें। नियो डार्विन द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। नियो डार्विन वैसे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कि विभिन्नताओं के उद्गम है, प्राकृतिक चयन की व्याख्या है, स्पीशीज निर्माण की व्याख्या है, या आइसोलेशन की व्याख्या में से एक है। क्या है भाई? तो नव डार्विनवाद क्या था? जब डार्विन की थ्योरी पे सवाल उठने लगे तो फिर कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर उनकी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया कि डार्विन बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो सही बोल रहे हैं वो, कि प्रकृति में जो है जीव रहता है, उसमें जिंदा रहने के लिए वो संघर्ष करता है, कुछ चेंज करता है, तो कुछ बातें सही है। लेकिन डार्विन की थ्योरी को जो नाम दिया गया बाद में, वो क्या कहा गया? विभिन्नताओं का उद्गम। उन्होंने कहा कि विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल होती है, डार्विन सही कह रहे हैं, और यही विभिन्नताएं जैव विकास को बढ़ावा देती है। लेकिन डार्विन जो ये कह रहे थे कि जो भी विभिन्नताएं हैं वो 100% नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगी, वो बात उनकी सही नहीं थी। तो विभिन्नताओं का उद्गम नाम से जो है नव डार्विनवाद को या नियो डार्विनवाद को फिर से बनाया गया। नेक्स्ट की तरफ चलें। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। ओपेरिन द्वारा, हेल्डन द्वारा, डार्विन द्वारा, या इन सभी? मुझे लगता है इसका आंसर काफी बच्चे गलत देंगे। बताओ भाई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, हमने क्लास में किया है ये मेरे हिसाब से। ऑरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी थी? तो भाई किसने लिखी थी? ऑरिजिन ऑफ लाइफ बुक जो है वो ओपेरिन ने लिखी थी। ठीक है, उन्होंने बताया था सबसे पहले कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, थोड़ा सा रासायनिक रूप से हुई, ये बात की शुरुआत उन्होंने की थी। ए वाला ऑप्शन।
है ना। कई बच्चों ने शायद डार्विन लिखा होगा, मुझे पता है, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ बोल रहा है, वो पुस्तक जो है ओपरीन ने लिखी थी। नेक्स्ट की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं है? इसके अनुसार हम क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ था जो आदिकाल में, भाई पृथ्वी जब बनी थी आदिकाल में तो नहीं था। सबको पता होना चाहिए, मुझे लगता है इसका आंसर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो कौन नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी कैसी थी, ये वाला शब्द भी आप याद रखें। पृथ्वी जो है अपचायक प्रकृति की थी, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। हो सकता है थोड़ा सा चेंज आ जाए आंसर के अंदर। डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। बताओ, डार्विन फिंच हमने किसके उदाहरण में देखी थी? अभी किया है वन शॉट, मुझे लगता है ताजा ताजा वन शॉट कल किया हुआ है, तो आज मुझे लगता है सारे आंसर सही होने चाहिए। औद्योगिक मिलनीकरण का, संयोजी कड़ी का, अनुकूलन विकिरण का या अभिसारी जैव विकास का? बताओ। तो भाई डार्विन फिंचेस का उदाहरण हमने किसमें देखा था? अनुकूलनी विकिरणम, ठीक है, अडेप्टेटिव रेडिएशंस के अंदर हमने देखा था। अडेप्टेशन या अडेप्टेटिव रेडिएशन के अंदर, राइट, है ना। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम नहीं, हमने उसके प्रकार में भी देखा था। तो उसके प्रकार में हमने देखा था तो अपसारी के अंदर देखा था, अपसारी विकास के अंदर देखा था। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, देख लो, अभिसारी की तरफ मत चले जाना। अपसारी विकास के अंदर भी हमने डार्विन फिंचेस देखी थी। तो दोनों आपको याद रखने। अनुकूलन विकिरणों में दो देखे थे, अपसारी और अभिसारी। तो अनुकूलन विकिरणों में भी डार्विन पढ़ा था और फिर अपसारी के अंदर भी पढ़ा था, क्योंकि अपसारी प्रकार का है। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, तलछट चट्टानों में या इनमें से सभी? बिहार मॉडल पेपर देखा, क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़ा सा हम लेट हो गए एमसीक्यूज करवाने के लिए, लेकिन ये एमसीक्यूज पहले के बने हुए हैं, मीन्स महीनों पहले बने हुए हैं। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, जो आपके बिहार के मॉडल पेपर में भी आया है, ठीक है। चलो, क्योंकि एमसीक्यूज तो मैंने बहुत पहले बना के रख दिए थे, तो अगर थोड़ा सा हम एक दिन पहले या एक दिन बाद मॉडल पेपर करते तो आपको शायद ये क्वेश्चन उसके अंदर मिलता। चलिए, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो भाई किसमें पाए जाते हैं अब तो बता देंगे, मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया है भाई। सी, तलछटी के अंदर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? अवसादी। दोनों नाम याद रखेंगे, अवसादी चट्टानों के अंदर, और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट की तरफ, पक्षियों तथा तितली का डेना, डेना का मतलब होता है पंख, ठीक है। पंखों को साइंटिफिक लैंग्वेज में डेना भी बोलते हैं। ये नया शब्द आपको शायद सुनने को मिले आज, डेना कहा जाता है पंखों को। तो भाई क्या है, बताओ जल्दी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आया ना, सेम क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वाले मॉडल पेपर में। एटाविज्म, अवशेषीय अंग, समजात अंग या असमजात अंग? तो भाई ये जो है, ये भी क्या थे? कल वाला आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है, तो असमजात अंग के अंदर आएंगे, क्योंकि ये कैसे हैं? एनालॉगस है, एनालॉगस, एनालॉगस प्रकार के अंग है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से, ऐसा ही हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए हैं जो अलग अलग मॉडल पेपर में आए हैं या आ रहे हैं। जब मैं देखती हूँ तो एमसीक्यूज को बिल्कुल, जिनके एमसीक्यूज आते हैं वो अच्छे से सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखो, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि एमसीक्यूज से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप उसको सिर्फ एमसीक्यूज की नजरों से मत देखो कि ये तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप का भी बन के आ सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप जो आपके 1 नंबर के आते हैं, और वेरी शॉर्ट वाला भी ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त कड़ी है और पक्षी और सरीसृप के बीच है? बताओ। सिमेरिया, आर्कियोप्टेरिस, पेरिपेटस और डिप्नोइड। इसी क्वेश्चन को मॉडल पेपर के अंदर घुमा के दिया हुआ था कि हमसे पूछा था पेरिपेटस किसकी है, ऐसे तरीके से पूछा हुआ था, ठीक है। आप कल मैंने आपको वन शॉट के अंदर और मॉडल पेपर के अंदर भी बताया। बताओ, पक्षी और सरीसृप के बीच की जो योजक कड़ी है, चैप्टर के अंदर भी पढ़ी है स्पेशली हमने, और वो कौन है? आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। पेरिपेटस किसकी है? पेरिपेटस ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की है, ठीक है। और नियोप्लीना किसकी है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की। ध्यान रखें ये 2-3 चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है? समजात मीन्स होमोलोगस,
होमोलोगस ऑर्गन। बोगेनविलिया का कांटा या कुकुरबिटा टेंड्रिल्स, कीट व पक्षी का पंख, डॉल्फिन का फ्लिपर व शार्क का पेक्टोरल फिन, और मधुमक्खी और बिच्छू का डंक। बताओ किसका जो है समजात अंग? होमोलोगस। क्या होते हैं होमोलोगस? जिनकी उत्पत्ति व कार्य जो है वो क्या रहते हैं? उत्पत्ति तो समान रहती है लेकिन कार्य अलग अलग रहते हैं, डिफरेंट कार्य रहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। हमसे समजात ही पूछा है, बताओ कौन है? तो भाई एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, हमने भी पढ़ा है कि एनिमल्स में तो बहुत सारे पढ़े हैं, प्लांट का हमने जो समजात अंगों का उदाहरण दिया था वो यही दिया था, बोगेनविलिया का कांटा और कुकुरबिटेसी के टेंड्रिल, यानी कि जो हमारे क्या थे? प्रतंतु जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स जो हमने निकाले थे इस तरह से, तो ये दोनों आएंगे। और संवर्ती में भी हमने एक प्लांट का उदाहरण देखा था, शकरकंद और आलू। तो दोनों का भाई प्लांट का एक एक एग्जांपल याद रखें। संवर्ती में क्या था? आलू और शकरकंद। आलू तना है, शकरकंद जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असमजात अंग है? अब एनालोगस बताना है। असमजात अंग मतलब समवर्ती अंग। क्या होते हैं? जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूं। क्या है भाई समवर्ती अंग? जिनकी उत्पत्ति अलग हो व कार्य जो है वो समान। समवर्ती, मैंने आपको ऐसे याद दिलाया था, समवर्ती, वर्ती का मतलब कार्य, तो कार्य समान है। ठीक है, कार्य समान है। और एनालोगस है नेचर में। एना का मतलब विपरीत, लोगस का मतलब उत्पत्ति, होमो का मतलब सेम और लोगस का मतलब उत्पत्ति। ठीक है, ऐसे मीनिंग भी, इंग्लिश वाला मीनिंग भी निकाल सकते हैं। बताओ, कसकटा के शल्क, मानव के अपेंडिक्स, कीट और कबूतर के पंख, पक्षी का पंख और कीट का मुखांक। बताओ एनालोगस बताने हैं। एनालोगस कौन है इसमें? तो एनालोगस आपको पता है पक्षी, और अगर हम कीट के पंख देखते हैं तो भाई यहाँ पे कबूतर दे रखा है, कबूतर पक्षी है ना, तो बिल्कुल, क्योंकि कीट के पंख में क्या होती है भाई? जालियां होती हैं, जबकि कबूतर के पंख में हड्डियां होती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों काम सेम करते हैं, उड़ने का। नेक्स्ट की तरफ, सर्वाधिक कपाल क्षमता किसमें होती है? निएंडर मानव की, क्रो-मैग्नन मानव की, आधुनिक मानव की व जावा मानव की। ये हमने क्लास में किया है, वन शॉट में हमने नहीं किया था, लेकिन क्लास में मैंने लास्ट जब निएंडरथल बताया था उसके साथ स्पेशली यहाँ पे लिखा था ये चीज को, कि कई बुक्स जो है इस बारे में लिख रही हैं। यहाँ पे उसका क्वेश्चन भी है, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि हमने क्रो-मैग्नन को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्लास के अंदर बोला था कि निएंडर जो थल है, निएंडरथल से भी ज्यादा जो किसी की अगर पावर होती है तो हम उसको कहते हैं क्रो-मैग्नन। लेकिन एनसीईआरटी इसके बारे में नहीं देती, इसलिए हमने जस्ट उसको लिख के छोड़ दिया था कि भाई 1400 सीसी से ऊपर की पावर जो है वो क्रो-मैग्नन की होती है। निएंडरथल की हम 1300 से 1400 के बीच की बोल रहे हैं, इसकी निएंडरथल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान रख ले, फिर से क्लास के अंदर हमने इसको देखा था। नेक्स्ट की तरफ, एकिडना है बिल्कुल योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी या इनमें से कुछ नहीं। कल के मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया कि एकिडना क्या है। एकिडना जो है वो क्या है? एक योजक कड़ी है। और ये योजक कड़ी क्यों है? मिसिंग लिंक्स नहीं है ये। ठीक है, विलुप्त कड़ी किसको बोलते हैं? मिसिंग लिंक, जो धरती पर अब नहीं है, मतलब उनके लक्षण तो है दोनों के, लेकिन वो जीवाश्म के रूप में है। जबकि कनेक्टिव लिंक्स क्या होते हैं? योजक कड़ी क्या होती है? दो जीवों के लक्षण को बताते हैं, प्लस ये लाइव भी है, अभी तक जीवित है भाई। और ये मिसिंग लिंक्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस मिसिंग लिंक है क्योंकि हमारे पास जिंदा नहीं है वो अभी, आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, जबकि एकिडना जो है वो हमारे पास लाइव है। ऐसे ही प्लेटिपस भी हमारे पास लाइव है, जिंदा है और बता रहा है, अंडे देते हैं ये दोनों। ठीक है, मैमेलिया होते हुए भी अंडे देते हैं, ये इनकी खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। एकिडना एक भाई प्राणी है। एक जाति का क्रम विकास, उद विकास इतिहास जाना जाता है, व्यक्तिवत, जातिवत, पूर्वाजता या जीवाश्म। अगर एक जाति का क्रम विकास देखना चाहते हैं आप,
जैव विकास देखना चाहते हैं, उसका क्रम विकास देखना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवृत्ति, जातिवृत्ति यानी कि फाइलोजेनी, या पुरुषता। अभी वाले पीछे इसी लेक्चर के अंदर बताया मैंने कि भाई किसी भी ह्यूमन का अगर हम एम्ब्रियो देखते हैं, इस किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का अगर हम विकास देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी। उसके भ्रूण विकास को देखा जाता है इसके अंदर, किसी पर्सनल व्यक्ति का किसी। लेकिन अगर किसी जाति का विकास देखा जाता है, जैसे कि मानव कहाँ से विकसित हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जातिवृत्ति विकास, फाइलोजेनी। और इसी पे अर्नेस्ट हैकेल ने एक सिद्धांत दिया है, पुनरावृत्ति सिद्धांत। बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि भूल मत जाना। क्रम विकास पूछ रहा है, ये क्रम विकास मतलब जाति का उद विकास पूछ रहा है, जाति का उद विकास, और वो क्या होगी? जातिवृत्ति, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जाति के विकास को बताती है, ऑन्टोजेनी किसी पर्टिकुलर जीव के भ्रूण के विकास को बताती है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? देखो नंबर डाल दिया करो, कौन सा आंसर दे रहे हो, है ना, आगे पीछे हो जाता है। जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण, आकारिकी। कौन है? जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण किसका है हमारे पास? तो सबसे स्पष्ट प्रमाण अगर हम मानते हैं जैव विकास का, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो हम कहते हैं कि जीवाश्म सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रमाण है। क्योंकि जीवाश्म हम इम्प्लांट नहीं कर सकते भाई, जीवाश्म करोड़ों साल पहले के हैं, उसमें कोई फेरबदल हम नहीं कर सकते। देखो भ्रूण में तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो ये सेम है, ये सेम है, तो हो सकता है हम भी सेम हो, ऐसा हो सकता है वाली पॉसिबिलिटी आती है। लेकिन जीवाश्म तो अपने आप में अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ए वाला हमारे पास स्पष्ट प्रमाण है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं। नेक्स्ट है डोडो क्या है? ठीक है, डोडो है विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी, या इनमें से। वैसे हमने ये इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में फोटो दिखाया था मैंने आपको डोडो का, क्योंकि हमने वहां पढ़ा था कि भाई डोडो जो है वो क्या है? विलुप्त हो चुका है, ठीक है, विलुप्त प्राणी है। वैसे इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर फोटो दिखाए हैं आपको इसका, वहां पे पढ़ा था हमने विलुप्त प्राणी के अंदर, लेकिन कनेक्ट कर रखा है इसको। चलो नेक्स्ट है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, बताओ, समजात अंगों द्वारा, समवर्ती अंगों द्वारा, अवशेषी अंगों द्वारा, या उपरोक्त सभी? अभिसारी क्या होता है? अभिसारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मैंने क्या बताया था? अभिसारी, जहां पे क्या हो? अलग अलग प्रकार के जीव केंद्र की तरफ आए, कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जाति या अलग अलग प्रकार के जीव किसी पर्टिकुलर वातावरण में रहने आए और एक जैसे दिखने लग जाते हैं, तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। और ऐसा कब होता है? यानी कि ये कुछ वैसा ही है कि अलग अलग उत्पत्ति वाले जीव सेम काम कर रहे हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या है? समवर्ती अंग, जिनकी उत्पत्ति अलग होती है लेकिन काम समान होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने लिखे हैं समवर्ती अंग, ठीक है, अभिसारी विकास के अंदर एग्जाम्पल में हमने समवर्ती अंगों का एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट की तरफ चलें। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के भिन्न समानता कहलाती है समांतर विकास, अपसारी विकास, अभिसारी विकास, या क्रमिक विकास। लाइन पढ़ो, अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच। अनुकूलन मतलब जहां वो रह रहे हैं वहां का कोई वातावरण है जिसके अनुसार उनको अनुकूलित होना है। भिन्न जीवों के बीच अलग अलग जीव हैं, लेकिन किसी अनुकूलन की वजह से वो कैसे समान दिख रहे हैं। क्या हो गया? क्या बना? ये किसका डायग्राम है? अभिसारी का, ठीक है, अभिसारी कन्वर्जेंट प्रकार का क्या है? ये हमारे पास विकास है, जहां पे अलग अलग जीव होते हैं लेकिन फिर भी समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई कोई भालू है, उस पे भी बड़े बड़े बाल मिल रहे हैं क्योंकि ठंड में रह रहा है। उसी जगह भाई लोमड़ी है, वो भी बड़े बड़े बाल, मोटी मोटी चमड़ी वाली लोमड़ी है जो विंटर कोल्ड जगह पे रहती है। फॉक्स है ना, विंटर वाली एरिया की, तो उनमें सिमिलैरिटीज होती है क्योंकि उन्हें उन जगह पे रहना है जहाँ पे वातावरण सेम है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई शिशुदानी, ये तो भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो बिल्कुल याद होना चाहिए।
तस्मानिया भेड़ और एक अपरास्तनीय भेड़ क्या दर्शाते हैं? इसके लिए तो बड़ा सा फोटोग्राफ दे रखा है जिसमें गलती भी थी और मैंने आपको बताया था कि इसमें ये गलती है, तो उस गलती को थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखो, ऑस्ट्रेलियाई शिशुदानी और अपरास्तनी, शिशुदानी वाले अलग होते हैं मार्सुपियंस, जबकि अपरा वाले क्या होते हैं? प्लेसेंटल होते हैं। उनमें दोनों अलग अलग है, एक यूथीरिया का है और एक प्रोटोथीरिया का है, लेकिन इनमें समानताएं हैं। ये एक जगह पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और फिर इनमें सिमिलैरिटीज आ जाती है। ऐसा क्यों? तो भाई अलग अलग होने के बाद सिमिलैरिटी दिख रही है, इसका मतलब अभिसारी है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में जब हिंदी का कन्वर्जन किया है तो अपसारी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको सुधरवाया था कि इसको अभिसारी कर देना, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? विकासवाद, विलुप्तता, विभिन्नता, प्रजनन या प्रतिस्पर्धा। क्या है इसमें? विकासवाद को कौन बढ़ाता है? क्या होता है विकास? कब होता है? तो हम जब कहते हैं कि विकास तब होता है जब भिन्नताएं आती हैं, चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, तो भाई भिन्नताएं ही विकास को बढ़ाएंगी। खाली प्रजनन करने से कुछ नहीं होगा, कंपटीशन करने से तो भाई नुकसान होगा, और विलुप्त हो जाएगा प्राणी तो क्या ही विकास कर पाएगा। ठीक है, चलो, तो विकासवाद विभिन्नताओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, औद्योगिक मेलेनिज्म की घटना क्या दर्शाती है? जिसको हमने हिंदी में क्या कहा है भाई? औद्योगिक मलिनता। आंसर दे दो इतनी देर में। मलिनता, जिसके अंदर हमने क्या देखा था? मौत का एग्जाम्पल देखा था, शलभ, सफेद शलभ और काले शलभ। बताओ, जननिक पृथक्करण, आनुवंशिक पृथक्करण, प्राकृतिक वरण या भौगोलिक वितरण, किसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल देखा था? तो हमने देखा था, देखो 2 बार देखा है हमने ये एग्जाम्पल। एक तो औद्योगिक मलिनता करके अलग टॉपिक आया था, उसमें भी देखा था, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रकृति में चेंज आ जाता है भाई, पॉल्यूशन फैल जाता है, पॉल्यूशन फैलने से वहां पे लाइकेंस मर जाते हैं, प्रकृति चेंज हो जाती है, तो सफेद वाले ज्यादा दिखने लग जाते हैं, काले वाले कम दिखते हैं, तो काले वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है। दूसरा, हमने इसको प्राकृतिक वर्ण के प्रकार जब पढ़े थे तब भी एग्जाम्पल में लिया था, जब हमने कहा था कि दिशात्मक वाला, कौन सा वाला है ये? औद्योगिक मलिनता वाला, दिशात्मक। अच्छा, ये दिशात्मक मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वन शॉट में। दिशा, ये वाला टॉपिक बताया था प्राकृतिक वर्ण द्वारा, और देखो वो मॉडल पेपर में है भी। ठीक है, चलो, तो प्राकृतिक वर्ण जो है वो क्या बता रहा है भाई? ये चीज को बता रहा है कि सफेद की जगह काले वाले शलभ जो है वो मौत जो है वो सरवाइव कर गए। नेक्स्ट की तरफ, क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागण का, परपरागण का, कायिक प्रवर्धन का या मुकुलन का। तो क्रमिक विकास में किसका योगदान है? जो हमारा विकास हो रहा है उसमें क्या चीज मायने रखती है? स्वपरागण ज्यादा विकास करवाएगा, परपरागण ज्यादा विकास करवाएगा, कायिक प्रवर्धन मतलब एक ही कोशिका का टुकड़ा काट के दूसरा पौधा बना दो वो ज्यादा विकास करवाएगा, या बडिंग ज्यादा विकास करवाएगी? मुकुलन, मुकुलन समझते हो? यहां से बड निकली, फिर ये अलग हो गई, नया पौधा बन गया। बताओ, तो हमें पता है कि हमें विकास कब करवा सकते हैं हम? विकास कब होगा? जब विभिन्नताएं आएंगी, और विभिन्नताओं के लिए, चेंजेस के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो परपरागण से ही क्या हो सकती है? विभिन्नताएं आ सकती है। बी वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलें, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर या किस कुल का सदस्य है? ये आपको पता होना चाहिए। हमने जब मानव विकास पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, वहीं से ये क्वेश्चन है कि मनुष्य का कौन सा है? एंथेरॉइडी, पोगिंडी, प्राइमेट या पोगिंडी, प्राइमेट या होमोनिडी, या मनुष्य का आपको क्या बताना है भाई? एक तो ऑर्डर बताना है और एक कुल बताना है। तो प्राइमेट ऑर्डर है हमारा और होमोनिडी हमारा कुल है। लिख ले कहीं अगर नहीं लिखा है, वैसे हमने क्लास के अंदर किया है जब मानव विकास पढ़ाया था। वन शॉट में नहीं बताया था मैंने, क्लास में डिटेल में बताया हुआ है, नोट्स में भी होगा, है ना? आपने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे तब। इससे पहले मानव का विकास पढ़ने से पहले हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हम पहले जाने तो सही हम क्या है, कहाँ से आए हैं। ठीक है,
प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का इसमें से किसका उदाहरण है? अनुकूलन विकिरण, ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्व स्थिति भिन्नता या अपसारी क्रम विकास। बताओ। प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीवाणु वही कि ऐसे जीवाणु जो पहले किसी पर्टिकुलर केमिकल से मर जाते थे लेकिन अब वो उस केमिकल से नहीं मर रहे, मतलब उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है। और ये चीज क्या कहलाती है? अनुकूलनी विकिरण है, किसी समुदाय में पूर्व स्थित भिन्नता है। शायद मुझे लगता है यहाँ पे आंसर्स काफी गलत आएंगे। बेटा सही आंसर है किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नताएं। भाई पहला जो समुदाय था जीवाणु वाला, एक हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद हो तो, हमने है ना 2 ऐसे रखे थे, ए बैक्टीरिया रखे थे, उसमें हमने कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दिया था, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दिया था। फिर हमने दिखाया था कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया तो मर गए, कुछ जिंदा रह गए। अब जो जिंदा रह गए तो उसको हमने क्या कहा? बी प्रकार के बोला, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी क्षमता उत्पन्न हो गई थी जिससे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नहीं मर रहे थे। तो ये क्या है? उसके पूर्व समुदाय से कोई भिन्नता आ गई है उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इसको कह रहे हैं। देखो बाकी ऑप्शन आपको सही लगेंगे भी नहीं। अपसारी नहीं बता सकता ये, प्रतिरोधक क्षमता तो भाई समवर्ती समजात वो वाली केस में आएगी, अनुकूलन विकिरण भी अलग आएंगी, ट्रांसडक्शन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सिवाल राइट का प्रभाव कहते हैं? क्लास में नहीं पढ़ा है इसलिए इसको स्पेशली सुन ले। आइसोलेशन, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन का प्रभाव। स्वेल, सी वॉल राइट किसको कहते हैं भाई? सी वॉल राइट जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही कहा जाता है, ठीक है। सी वॉल राइट क्या बताता है? यही कि अचानक किसी भी वजह से रैंडमली किसी जाति के जीन आवृत्ति में आया चेंज, तो भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही क्या बोलते हैं? सी वॉल राइट बोलते हैं। नया नाम है, नोट कर लें इसको कहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास में जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण बनता है? नव डार्विनवाद, नव लेमार्किज्म, संश्लेषणात्मक सिद्धांत या डार्विनिज्म। यह बता रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत जीन की आवृत्ति में परिवर्तन का कारण बनता है। क्या हो सकता है जो परिवर्तन जीन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाए? तो हम क्या कहेंगे? जीन की आवृत्ति में कब परिवर्तन हो सकता है? पर जीन की आवृत्ति में तब परिवर्तन हो जब उसमें नए जीन्स ऐड होंगे, है ना। जीन की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? मान लो 3:4 था, अब उसकी आवृत्ति 5:4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नए जीन्स ऐड हो गए। नए जीन्स ऐड होने को हम क्या बोल सकते हैं? संश्लेषणात्मक बोल सकते हैं। भाई सिंथेसिस हुआ किसी चीज का, कोई चीज बनी, तो भाई सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो लेमार्कवाद अपना ही अलग है, उसमें कोई जीन आवृत्ति का कुछ है ही नहीं। डार्विन ने भी कोई जीन आवृत्ति के बारे में नहीं बताया। डार्विन ने यहीं पे भी डार्विनिज्म है, उसमें भी जीन आवृत्ति का कोई रोल ही नहीं है, बताया ही नहीं कुछ उन्होंने। तो भाई ऑप्शन एक ही बचता है और वो है सी। नेक्स्ट है, जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है? जीवन कोश, जीन प्रवाह, जीन बैंक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जीव संख्या के समस्त जीवों का योग, जीन जितने भी हैं हमारे पास, जीन जितने भी हैं हमारे पास, उनका जो योग है वो क्या कहलाता है? ये हमने चैप्टर 5 के एमसीक्यूज में भी एक्सप्लेन किया है। अब बताओ क्या कहलाता है? तो भाई किसी भी जीव के संपूर्ण जीनों के योग को और स्पेशली अगुणित को हम क्या कहते हैं? उसका जीन कोश कहते हैं, ठीक है, जीन पूल। चैप्टर 5 में जीन पूल, जीन कोश सब एक ही बात है। किसी भी जीव के टोटल अगुणित सेट को हम जीन कोश कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। और उसी की दूसरी परिभाषा, जीनों का योग भी अगर आपको पूछ ले तो, अच्छा, अगुणित वाले को हम जीनोम कहते हैं, ठीक है, अगुणित सेट्स जो होते हैं उसको जीनोम कहते हैं। और अगर जीनों का योग आपको बोल दे तो क्या होगा? जीन पूल होगा। समझ गए? जीन पूल क्या होगा? टोटल जीन। और जीनोम क्या होगा भाई? उसके हैप्लॉइड सेट्स, अगुणित, किसी भी जीव के
अगुणित सेट को जीनोम कहेंगे। समझ गए? अब नेक्स्ट, छोटी सम्मिष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है? मान लो कोई सम्मिष्टि छोटी है, उसका आकार छोटा है और उसके एलील में अचानक कोई परिवर्तन आ गया कि पहले जो एलील थे वो अब नहीं रहे, तो भाई क्या है? अनुकूलन है, आनुवंशिक अपवाह है, जाति निर्माण है या चयनात्मक दबाव है। एग्जाम्पल देखा था हमने इसका कि छोटी सम्मिष्टि जैसे चींटियों की या बीटल की कोई सम्मिष्टि थी, वो गार्डन में है और वहां पे हाथी आया और हाथी ने पैर दे दिया, तो भाई अचानक हाथी आया, सोच समझ के तो आया नहीं, पहली बात। दूसरा, उनकी सम्मिष्टि छोटी थी, उसमें से कुछ सम्मिष्टि के जीव, एक तो हमने कहा था कि भाई एक बीटल तो पूरा के पूरा साफ हो गया, ठीक है, अब उससे क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जीन आवृत्ति चेंज हो जाती है। तो ये किसमें देखा था हमने? आनुवांशिक अपवाह। आनुवांशिक अपवाह के ही 2-3 नाम हैं, देखो इसी को हम जीन अपवाह भी कह रहे हैं, आनुवांशिक को ही जीन कह सकते हैं भाई, जेनेटिक अपवाह, ठीक है, जीन अपवाह। इसी का नाम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। कई बच्चों को लग रहा होगा अभी ये नया शब्द क्या आ गया, ये सब एक ही है, आनुवांशिक अपवाहन बोल दो, जीन अपवाहन बोल दो या अपवाह बोल दो या जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल दो। अचानक होता है ये, इसकी मेन खासियत यही है कि अचानक ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं होती। हाथी प्लानिंग करके नहीं आता है चींटियों को मारना है, उसने पैर रखा मर गई, क्या ही दोष है? बाढ़ आई तो अचानक नहीं, अचानक ही आई भाई, ऐसे प्रकृति पहले से प्लानिंग करके नहीं बैठी थी कि इस साल मुझे बाढ़ लानी है और 2-3 जातियों को विलुप्त कर देना है, ऐसा नहीं है करके आई थी। हार्डी-विनबर्ग संतुलन में अदिशात्मक परिवर्तन क्या है? जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक अपवाह या जीन रिकॉम्बिनेशन? बताओ क्या है? हार्डी-विनबर्ग में संतुलन में अदिशात्मक, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक अपवाह या जीन कॉम्बिनेशन, किसमें इसकी कोई दिशा नहीं हो सकती है? तो आपको पता है उत्परिवर्तन जो होता है, हार्डी-विनबर्ग ने अपनी 5 शर्तें दी थी, 5 ही थी मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन कंडीशंस में, इन शर्तों में, वो शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने इसको करवाया भी है। तो क्या अदिशात्मक होता है? भाई उत्परिवर्तन आप बता सकते हो कैसा होगा? नहीं बता सकते। उत्परिवर्तन कहते हैं लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, दिशा नहीं है उसकी कोई फिक्स। तो अदिशात्मक परिवर्तन कौन सा है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उनकी 5 शर्तों में से एक। आनुवंशिक अपवाह, देखो वही जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, प्रथम, अगली, अप्रभावी जीन या प्रभावी जीन। कौन सी पीढ़ी में परिवर्तन लाएगा? अगर कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है तो वो कौन सी पीढ़ी में आपको दिखेगा? प्रभावी पीढ़ी में दिखेगा, अप्रभावी में, अगली पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में? कौन सी पीढ़ी में दिखेगा? भाई जहां पे वो चींटी मरी उसके बाद जो पीढ़ी आएगी उसके अंदर आपको इसका प्रभाव दिखेगा, तो अगली पीढ़ी में दिखेगा। देखो प्रथम पीढ़ी भी F1 होती है, लेकिन हमें नहीं पता ना ये कौन सी F1 की बात कर रहा है, हम तो अगली पीढ़ी, हमारे पास ऑप्शन है तो हम अगली पीढ़ी को सही करेंगे कि नेक्स्ट पीढ़ी में हमें पता चलेगा कि क्या वेरिएशन आया, जब उसके बच्चे होंगे या जो भी चेंज होगा, बच्चे नहीं हुए जो भी है, वो सारा चेंज हमें कहाँ पता चलेगा? अगली पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट है हार्डी-विनबर्ग को लागू किया जा सकता है, इसमें किसकी अनुपस्थिति में? वही हार्डी-विनबर्ग की 5 शर्तें थी। उन्होंने कहा था कि विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा अगर ये 5 शर्तें फॉलो करोगे, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि विनबर्ग का नियम लागू किया जा सकता है, मतलब ये नियम लागू किया जा सकता है कब? जब अनुपस्थित हो। क्या अनुपस्थित हो? उत्परिवर्तन नहीं हो, प्राकृतिक चयन नहीं हो, पूर्ण संयोजन नहीं हो और इन सभी की अनुपस्थिति हो। तो भाई 5 शर्तों के अंदर ये 3 थी, बिल्कुल। अगर उत्परिवर्तन, उन्होंने कहा था नो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक चयन भी नहीं होना चाहिए,
पुनर्संयोजन भी नहीं होना चाहिए, रैंडम मैटिंग भी नहीं होनी चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए और जीन प्रभाव यानी कि जीन फ्लो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार ये 3 शर्तें थी। 5 शर्तें हैं नॉर्मली, लेकिन हम बोल रहे हैं जैसे कि भाई उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, उसके बाद पुनर्संयोजन, उसके बाद नो मैटिंग और जीन प्रवाह और एक जीन ड्रिफ्ट भी बचा है। 6 हुई ना, 6 शर्तें हैं ना भाई, अगर सारी ही गिने तो 6 शर्तें। निम्नलिखित में से किसमें, देखो पुनर्संयोजन को कई बार हम उससे रिलेट कर लेते हैं ना, नो मैटिंग वाले से, रैंडम मैटिंग वाले से, इसलिए 5 भी बोली जाती है ये, इसीलिए मैं कह रही हूँ 5 या 6 शर्तें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संतान धारी या स्वर्ण काल कहा जाता है? स्तनधारी का स्वर्ण काल। भाई हमारे जो मेमेलिया है उनका सबसे फेवरेट काल कौन सा है बताओ? मीजोजोइक, सीनोजोइक, पीलियोजोइक या कोई नहीं? कब आए मेमेलिया? तो मेमेलिया मैंने आपसे कहा था कि आपकी बुक के अंदर बड़ी सारी टेबल दे रखी है इरा की, सारी इरा आपको याद नहीं करने, मेन 3 इरा और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि एक तो मीजोजोइक है, सीनोजोइक है और पीलियोजोइक। सबसे पुराना ये है, फिर उसके बीच का ये है और सबसे एडवांस ये है। अभी कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक चल रहा है। तो भाई मेमेलिया में जो स्वर्णिम काल है वो सीनोजोइक कहलाता है। ठीक, अभी कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक। नेक्स्ट है प्रथम उभयचर यानी कि एम्फीबिया प्राणी रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेंढक और सैलामेंडर के पूर्वज बनी है। भाई कौन थी प्रथम उभयचर? सीलोकेंथ, लंगफिश, स्टारफिश या उपरोक्त सभी? इसका आंसर मुझे लगता है आप बिल्कुल सभी दे देंगे, स्पेशली आपको पढ़ाया है कि उभयचर में सबसे पहले कुछ मछलियां जो थी वो बाहर ऐसे ऐसे निकल के आई थी, ऐसे चल के भी बताया था, उनके यहाँ पे लोब्स थे, है ना, वो लोब से ऐसे ऐसे फड़ 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 करके चल के आई थी और उसके बाद ही उभयचरों का विकास हुआ। और ये कहा जाता है कि ये मेंढक और सैलामेंडर की पूर्वज हैं। तो सीलोकेंथ थी, पहले इसको भाई देखा गया था, लेकिन 1983 में देखा गया था, उसके बाद ऐसा माना गया कि ये विलुप्त हो गई है, लेकिन अभी भी ये है। ठीक है, विलुप्त नहीं है ये। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? बताओ, ये तो सब बता देंगे। पीलियोजोइक, प्रीकैम्बियन, सीनोजोइक और मीजोजोइक। आप सोच रहे होंगे जुरासिक आएगा ना शब्द, लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट है। बताओ अभी किस दौरान उपस्थित थे डायनासोर? तो डायनासोर जो थे वो जुरासिक में थे और जुरासिक काल मीजोजोइक के अंदर आता है। ठीक है, जुरासिक मीजोजोइक के अंदर, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट है मीजोजोइक युग क्या है? मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसर्प का या ट्राइलोबाइट्स का? बता देंगे। अभी जस्ट बोला कि भाई सरीसर्पों का है भाई मीजोजोइक, इनका राज था जुरासिक पार्क, है ना, मूवी तो देखी होगी आपने। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म का युग कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का युग किसे कहते हैं? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक या प्रोटेरोजोइक? तो भाई क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मीजोजोइक काल के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी कब आए थे? मीजोजोइक काल के अंदर ही आए थे। नेक्स्ट है मुर्दे को दफन करने और धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलते हैं? निएंडर से, क्रो-मैग्नन से, होमो इरेक्टस से या होमो हैबिलस से? किससे मिलते हैं भाई? मुर्दे को दफन करने के जो प्रमाण है वो हमें निएंडरथल से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। 59, ठीक है, 60 है टोटल। डायनासोर का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? ये तो बता देंगे, बिना आंख बंद करे आप बता सकते हो कि भाई जुरासिक काल को इनका क्या कहा जाता है? स्वर्णिम गोल्डन एरा कहा जाता है डायनासोर्स का। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मानव का उद्गम स्थल कहाँ कहा जाता है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में? भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, किस में कहा जाता है? तो हम क्या कहते हैं, मानवों का जो उद्गमन स्थल है यानी कि मानव की उत्पत्ति जो है वो कहाँ हुई होगी? अफ्रीका में हुई होगी, क्योंकि ज्यादातर हमें पुराने जो जीवाश्म मिले हैं मानव के वो अफ्रीका के अंदर मिले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज के हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको मजा आया हो, चैप्टर रिवाइज हो गया हो आपका, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ नई नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।